हेलो प्यारे साथियों, मैं अंकित यादव आप सबका मैं अपने सीखो भाई अंकित चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज के लेके आ चुका हूं एकदम खतरनाक क्लास। कैसी क्लास? एकदम खतरनाक क्लास जो एक ही टॉपिक पे होगी, वो होगी साउंड पर। किस पे होगी? साउंड पर। यदि आप क्लास 8, 9, 10, 11, 12 या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है और है। इससे आपके 5 से 6 नंबर या फिर 10 नंबर साइंस के या फिजिक्स का चैप्टर है साउंड, इसमें आप सबको मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि साउंड क्या होता है। तो सबसे पहले साउंड एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। साउंड एक प्रकार की ऊर्जा है। डेट मीन जैसे आप देख रहे हैं ऊर्जा किसे कहते हैं। जैसे प्रकाश आ रहा है, ठीक है, मैं सामने लाइट लगाया हुआ हूँ तो उसका जो प्रकाश मुझसे पड़ रहा है वो भी एक तरह की ऊर्जा है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये क्या है? क्या है? क्या किसके कारण पहुंच रही है ये मैं आप सबको बताऊंगा, लेकिन एक यह साउंड है जिसके कारण आप तक पहुंच रहा है। तो चलिए देखते हैं कि यह कैसे उत्पन्न होता है। हमेशा वाइब्रेशन हमेशा वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? प्रोड्यूस होता है या उत्पन्न होता है। वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होता है। जैसे वाइब्रेशन वाइब्रेशन क्या होता है अभी मैं सबको बताऊंगा। और थर्ड टॉपिक है हम लोग का कि बिना कंपन कंपन यानी कि ये वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। क्या? साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। इसका क्या मतलब है कि बिना कंपन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। साउंड कब प्रोड्यूस होगा? मेरी आप तक आवाज कब पहुंचेगी? जब वाइब्रेशन होगा। अब बात ये उठेगी कि वाइब्रेशन क्या होता है। ये पॉइंट्स आप सब नोट करते जाइएगा, आपके पेपर में आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि वाइब्रेशन वाइब्रेशन मीन्स कंपन। वाइब्रेशन यानी कि कंपन क्या होता है? वस्तु के आगे और पीछे होने की गति को कंपन कहते हैं। कैसे? देखो, वस्तु के आगे व पीछे होने की गति को क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये क्या है? एक रबड़ है। क्या है? रबड़ है। यह दो सतहों से यहाँ पर मतलब कि दो पार्ट से जुड़ा हुआ है और इसको मैंने यहाँ से इसे पकड़ा और पकड़ के नीचे किया। क्या किया? नीचे किया। तो यह पहले नीचे जाएगा तो ऐसे होगा, देन उसका जब मैं छोड़ूंगा इसे तो फिर से ये यहाँ तक जाएगा, ना कि उसी जगह पर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? वाइब्रेशन। क्या हो जाता है? वाइब्रेशन। अब हम सब क्या वाइब्रेशन समझ चुके हैं, साउंड समझ चुके हैं। साउंड क्या होता है? साउंड एक प्रकार की ऊर्जा है। साउंड कब प्रोड्यूस होता है? साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। और बिना वाइब्रेशन के यानी कि बिना कंपन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, साउंड उत्पन्न नहीं हो सकता। अब बात उठती है कि वाइब्रेशन क्या होता है, तो समझिए कि वाइब्रेशन होता क्या है। वाइब्रेशन मतलब कि कंपन। जैसे कि एक वस्तु है, इसके आगे पीछे होने से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है, वो साउंड वाइब्रेशन होता है। जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मुझे इसकी आवाज मतलब हवा के पार्टिकल से लड़ते हुए इसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही है। तो अब हम लोग समझेंगे कि वाइब्रेशन हम समझ चुके हैं। अब समझेंगे कि ध्वनि का संचलन क्या होता है। क्या? ध्वनि का संचलन क्या होता है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं। क्या हम लोग समझने जा रहे हैं कि ध्वनि के संचलन। क्या? ध्वनि के संचलन ध्वनि के संचलन ध्वनि के संचलन। अब ध्वनि का संचलन क्या होता है? इसको हम बोल सकते हैं प्रोपेगेशन। शायद 1 मिनट, लेट मी क्लियर। हाँ सॉरी, प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन प्रोपोगेशन ऑफ साउंड यानी क्या? यानी कि ध्वनि के संचलन। अब ध्वनि का संचलन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले पॉइंट पे कि ध्वनि के संचलन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। ध्वनि के संचलन के लिए माध्यम की आवश्यकता
होती है। अब माध्यम क्या होता है, व्हाट इज माध्यम। अब हम समझने जा रहे हैं कि माध्यम होता क्या है हमारा। देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि संचलन, क्या ध्वनि के संचलन, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड के लिए किसकी जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, ध्वनि के संचलन के लिए माध्यम की जरूरत होती है। अब हम समझेंगे कि अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ध्वनि एक तरंग के रूप में, ध्वनि एक तरंग के रूप में प्रकारित मतलब ध्वनि एक तरंग के रूप में प्रकारित या संचारित होती है, या संचारित होती है। क्या होती है, संचारित होती है। यहाँ पे प्रकारित और संचारित किसके माध्यम, मतलब ध्वनि जो होती है उसका प्रोपेगेशन है कि संचलन, मतलब जैसे मुझसे मतलब मैं कैमरा लगा के खड़ा हूँ, तो मेरी जो आवाज़ है वो कैमरा के जो माइक्स हैं वो कैप्चर कर रहे हैं। जब वो कैप्चर कर रहे हैं तो आवाज़ पहले पहुंचेगी तभी तो कैप्चर करेंगे। तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे यदि मान लो कोई वैक्यूम है, वैक्यूम, ये क्या है, वैक्यूम, जहाँ पे कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं रहता है, एयर तक भी नहीं रहता, क्या एयर भी नहीं रहता है, वो उसे क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पे साउंड मतलब चलेगा ही नहीं, एक जगह से दूसरे को सुनाई नहीं देगा, एक की आवाज दूसरे को सुनाई नहीं देगा। जैसे जैसे कि चंद्रमा पर, यदि आप चंद्रमा पे मतलब आप सर्च करेंगे या फिर कहीं आप सुने होंगे कि चंद्रमा पर हवा नहीं है, क्या नहीं है, हवा नहीं है, साथ साथ ग्रेविटी नहीं है। तो हवा नहीं है तो हवा नहीं होगा तो ध्वनि वहां पे नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम नहीं रहेगा तो ध्वनि चल ही नहीं पाएगी, मतलब सुनाई नहीं देगा। और ध्वनि एक तरंग के रूप में प्रकारित या संचारित करती है। तरंग क्या होता है, पानी देखा है आपने, पानी, वाटर में जब आप कभी ऐसे मतलब एक कोई पत्थर ले लीजिए, फेंकिए, तो वो पानी ऐसे ऐसे जाती है, क्या होता है, बात ऐसे ऐसे हो जाता है। तो इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, ये क्या होता है हमारा तरंग, तरंग के रूप में जाती है। ठीक है, तरंग दो प्रकार के होते हैं, पहला विद्युत चुंबकीय तरंग, दूसरा मैकेनिकल तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और मैकेनिकल तरंग, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अच्छा, अब हम बात उठते हैं कि किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और होती है। तो देखिए किसके लिए नहीं होती, पहला प्रकाश तरंग, दूसरा एक्सरे किरण, तीसरा अल्ट्रा वायलेट रे, और फिर फोर्थ नंबर पे आता है हमारा साउंड। क्या सॉरी, इसमें क्या आता है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, किसके लिए, साउंड के लिए। साउंड बजता है तो आवाज बाहर निकलती है, कुछ दूर तक सुनाई देता है, किसके कारण, माध्यम के कारण। हवा जो माध्यम, एयर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये पार्टिकल्स हो गए एयर के, अब इनमें जब ये साउंड टकराएगा तो ये दूर तक लेके जाएगा, जहां तक जाता है वहां तक वॉइस क्या करती है, सुनाई देती है। लेकिन कणों में टकराने की वजह से वो जो वॉइस सुनाई देती है वो बहुत स्लो सुनाई देती है। ठीक है, अब क्या हो गया, तरंग हो गया। अब मैकेनिकल वेव के भी दो पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स, दो पार्ट्स। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव क्या होता है, जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, किसकी, माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके बेस पर दो पार्ट्स होते हैं, मतलब कितने पार्ट्स होते हैं मैकेनिकल वेव के, दो। पहला अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल वेव, ट्रांसवर्सल वेव। और अनुदैर्घ्य को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुदैर्घ्य क्या होता है। अनुप्रस्थ संचलन के दिशा के लंबवत गति करता है, और अनुदैर्घ्य माध्यम के समांतर में गति करता है। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे कि मतलब इसका जो फिगर होता है, किस तरीके से वॉइस चलता है, क्या साउंड किस तरीके से चलता है। ठीक है, वेव मैंने बताया था, देखो ये यहाँ से ऐसे शुरू होकर के यहाँ खत्म हो जाता है। देन ये वाला जो होता है, कहीं कहीं ज़्यादा मतलब ज़्यादा सुनाई देगा,
फिर उसके बाद में कहीं कहीं कम सुनाई देता है, फिर कहीं कहीं ज़्यादा सुनाई देगा, फिर कहीं कहीं कम सुनाई देगा, फिर कहीं कहीं ज़्यादा सुनाई देगा। ऐसे चलता रहता है ये प्रोसेस और ये प्रोसेस। इसमें क्या होता है, मतलब कि जितना इधर रहेगा उतना इधर भी रहेगा। मतलब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, मतलब जो बना होगा उसे आप समझ सकते हैं। ये जितनी ऊपर ये जाएगा और जितनी नीचे ये जाएगा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसे बोलते हैं। और ये यहाँ की एक बिंदु होती है, एक यहाँ की, इसे बोलते हैं चेस्ट्स। क्या बोलते हैं, चेस्ट्स। इसे बोलते हैं थॉट, TOUGH, थॉट। ठीक है। और फिर यहाँ से मतलब एक चक्र को पूरा करने में यहाँ से इतने क्या बोलते हैं, एक चक्र, एक चक्र। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक चक्र हो गया। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक है, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ये जो दिखाई दे रही इसे बोलते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ। ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके आगे हमारा क्या होगा। अब हम इन दोनों के हो सकता है कि डिफरेंसेस बता दें, और हो सकता है कि वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं वो सब मैं आप सबको बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ किसे कहते हैं, वेवलेंथ यानी कि तरंग दायरे किसे कहते हैं, दो क्रमागत चेस्ट्स या थॉट के बीच की दूरी को तरंग दायरे कहते हैं। अब वेवलेंथ को कैसे दर्शाया जाता है, कुछ इस तरीके से। कैसे, कुछ इस तरीके से दर्शाया, उल्टा बन गया, सॉरी बच्चों, कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। एक चक्र में सबसे ऊपर और नीचे जाने वाली तरंग को एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम कहते हैं। एम्पलीट्यूड को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है और इसको इससे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, प्रति सेकंड में पूरे किए जाने वाले चक्र की संख्या को फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कहते हैं या कहलाती है, जिसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि दो क्रमागत चेस्ट या थॉट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे कि तरंग दायरे कहते हैं। देन एम्पलीट्यूड, एक चक्र में सबसे ऊपर और सबसे नीचे जाने वाली तरंग को तरंग दायरे कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में, प्रति सेकेंड में, यानी कि एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाया जाता है, यानी कितना चक्र जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं